नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि दुनिया भर में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए विस्फोट में लेकर के आए हैं। तो पहली खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच काफी कोशिशों के बाद समझौते से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस डील के माध्यम से क्षेत्र में शांति आने की उम्मीद जगी। हालांकि पहले दौर की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच में तनाव की खबरें आई और समझौते में एक अहम शर्त रही है, और ये शर्त ये थी कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम, जो पहले दौर की बातचीत के दौरान एक विवाद का विषय बन गया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों का निरीक्षण करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। हालांकि ईरान ने साफ इनकार कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के हालात आखिरकार जंग में लगभग हार जैसे होने के बाद समझौता भी अमेरिका के हाथ से किस तरीके से फिसलते नजर आ रहा है। दूसरी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य संपत्तियों से लेकर के साजो सामान तक करोड़ों का सामान मिट्टी में मिल गया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका की साख को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उसके सहयोगी देश उसका साथ छोड़ गए। अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया। ईरान ने ऐसा हमला किया कि खाड़ी में मौजूद अमेरिका के अहम सहयोगी देश भी उससे दूर होते जा रहे हैं। अब ये हाल हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट का सुल्तान बनकर के ईरान उभरा है और खाड़ी देश उससे दहशत में है। और अब अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है कि वो खाड़ी देशों में भरोसा अपना जगा सके। इसी के बारे में विस्तार से आपको आगे दूसरी खबर में बताऊंगी। तीसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में, दूसरी तरफ यूरोपीय धरती धधक रही है। कभी मामूली सा देश समझा जाने वाला यूक्रेन आज रूस पर भीषण प्रहार कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहे हैं और यूक्रेन का यह पलटवार अब पुतिन का गुस्सा भड़का रहा है और पुतिन इसके लिए यूरोपीय देशों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब पुतिन का गुस्सा यूरोप पर फूट सकता है, और अगर यूरोप पर यह गुस्सा फूट गया तो उसके मायने क्या होंगे वो आपको आगे बताऊंगी। तो खबर यह है कि ईरान पर हमलों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही घिर चुके हैं। अपने घर में ही उनसे कई सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। यूएस सीनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया और उसे पास भी करवा लिया गया। सीनेट ने 50-48 से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और प्रतिनिधि सभा पहले ही इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है। सीधे सीधे किसी भी देश के साथ आप 60 दिन से ज्यादा तक वक्त के लिए युद्ध में नहीं रह सकते हैं। और इसे लेकर के जब प्रस्ताव पहले भी पेश किया गया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर के इसे पल्ला झाड़ लिया था कि ये सब पागल है। लेकिन अब एक बार फिर से वही प्रस्ताव 50-48 से मंजूर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। वहीं एक और खबर आ रही है कि सीज फायर को लेकर के हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का बयान सामने आ गया है। इजराइल को लेबनान से हटना ही होगा, यह नईम कासिम का बयान सामने आया है। इजराइल को अपने इजरायली डिफेंस फोर्स को हटाना होगा, अपने तमाम हथियारों को हटाना होगा और इजराइल के पास हमले रोकने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह गया, ये उनकी तरफ से कह दिया गया। इजराइल के लेबनान के मामले में दखल देने से रोका जाना चाहिए और यही तो पूरे एमओयू का मुद्दा है कि लेबनान से अगर इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं हटेगी, हिजबुल्लाह पर अगर वो हमले करना बंद नहीं करेंगे, तो एक बात तो तय है कि ये एमओयू बस कहने के लिए हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, साइन हो गए हैं, लागू कभी नहीं होने वाला। ईरान पहले से ये कहता आया था कि एमओयू की शर्त यही है कि इजराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा और अगर वो पीछे नहीं हटता है तो एक बात तय है कि हम ये एमओयू साइन करने के बाद भी लागू नहीं करने वाले। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार उन्हें धमका रहे हैं कि हम फिर से एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसलता जा रहा है ये एमओयू। वहीं अपने ही देश में जो राष्ट्रपति घिरा हो, वो आखिरकार बाहर के लिए रणनीति बनाएगा कैसे। वहीं एक और खबर आ रही है कि ईरान की सैन्य ताकत पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ही हस्ताक्षर किए थे उस एमओयू पर। यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ राष्ट्रपति पेजेश्कियान। उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलें सेल्फ डिफेंस के लिए है, मिसाइलें नहीं होती तो गाजा की तरह हमें भी तबाह कर दिया जाता, ये उन्होंने कहा। यूएस और इजराइल को मानव अधिकारों की कोई परवाह नहीं है, पेजेश्कियान ने कहा है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि ईरान के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया और इजराइल भी यही कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, यानी गाजा पट्टी में और लेबनान में।
वो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और इन दो देशों को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। हमारे पास जो मिसाइलें हैं, पेजिशकियान का कहना है कि ये हमारी आत्मरक्षा के लिए है और अगर ये मिसाइलें हमारे पास नहीं होती तो हमारा हाल भी गाजा पट्टी की तरह कर दिया जाता। पेजिशकियान हो या फिर वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हो ईरान के, वो कई बार ये कह चुके हैं कि हम अपनी शर्तों पर माने हैं और अपनी ही शर्तों पर आगे बढ़ेंगे और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग न केवल हार चुके हैं बल्कि बुरी तरीके से बेइज्जत भी हो गए हैं। अब कैसे बेइज्जत हो गए हैं? सीधे सीधे जहां आपने ये कहा कि ईरान को हमने झुका दिया है, वही ईरान आपको ये बता रहा है कि एमओयू की शर्तें अगर नहीं मानी जा रही हैं तो हॉर्मुज भी मन मर्जी के अनुसार हम बंद करेंगे और इसके साथ साथ एमओयू भी साइन करने के बाद हम लागू नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि साइन करने के बाद भी वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। हाँ, बार बार ये धमकी जरूर दे रहे हैं कि हम सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं एक और खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान ओमान का संयुक्त बयान सामने आ गया है। हॉर्मुज में जहाजों से जो फीस वसूली जाएगी उसके लिए अब दोनों देश मिल करके बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे, उनकी तरफ से यह कहा गया है। तो अब दोनों देशों के विदेश मंत्रालय अगर संयुक्त कार्य समूह बनाएंगे तो फिर यह तय किया जाएगा कि हॉर्मुज से जो जहाज गुजरने वाले हैं उनसे आखिरकार कितनी फीस वसूली है। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक और ईरान की तरफ से, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हेल्ड डिस्कशन इन मस्कट। मस्कट में उनकी बातचीत हो गई है। डॉक्टर मोहम्मद बागिर गालिबाफ जब वहां पर थे, स्पीकर ऑफ द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उनके अध्यक्ष वहां पर जब थे बी गालिबाफ, तो उस दौरान दोनों ही देशों के बीच में और फॉरेन मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है। बातचीत में सीधे सीधे ये बताया गया है, ड्यूरिंग द विजिट द इरानियन डेलीगेशन हैड एन ऑडियंस विद हिज मैजेस्टी सुल्तान। उनके नाम लिखा गया है और साफ उन्होंने ये कहा है कि हमने चर्चा कर ली है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और हम फिर वहां से किस तरीके से फीस वसूलने वाले हैं। ये तमाम जिक्र उनकी तरफ से इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जारी किया गया है कि बी गालिबाफ मौजूद थे, अब्बास अराक्ची मौजूद थे। हमने तय कर लिया है कि हमें किस तरीके से वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलनी है। तो हॉर्मुज एक नया हथियार है ईरान के लिए। आप ये समझ लीजिए कि ईरान का जब मन होगा वो उसे बंद करेगा और जब मन होगा उस पर अपने अनुसार फीस भी लगाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के अहम मुद्दों में ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी शामिल रहा और अमेरिका दावा करता रहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। ईरान यहां तक कह चुका है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है और इस मुद्दे को दोनों देशों के बीच समझौते में जगह दी गई और अब यह मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बनते जा रहा है। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ रहे हैं। दोनों ही देशों का मानना है कि ईरान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ला सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की मंशा से पिछले साल भी हमला किया था। दोनों ही देशों ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर भारी बमबारी की थी। 12 दिनों तक दोनों देशों की सेनाओं ने ईरान पर बंकर बस्टर बम और घातक मिसाइल से अटैक किया था।
28 फरवरी 2026 से शुरू हुए युद्ध में भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर कई भीषण हमले किए। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे को शामिल किया गया। वार्ता के पहले दौर में ही ईरान के परमाणु केंद्रों के निरीक्षण को लेकर पेंच फंस गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण के लिए तैयार हो गया है। दावा किया गया कि ईरान अपने देश में IAEA के निरीक्षकों को आने की इजाजत देगा। हालांकि वेंस और ट्रंप के दावे पूरी दुनिया तक पहुंच भी नहीं पाए थे। ईरान ने इनका खंडन कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो ऐसी किसी भी बात के लिए राजी नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण की इजाजत देगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बातचीत कैंसिल हो जाएगी। ट्रंप ने निरीक्षण पर ईरान के रुख को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए बातचीत चल रही है। समझौते के तहत IAEA निरीक्षकों की तैनाती के बारे में पूछे गए सवालों पर ट्रंप ने कहा कि ईरान पहले ही सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुका है। हालांकि निरीक्षण की समय सीमा के बारे में ट्रंप ने कहा कि सही समय पर निरीक्षण होगा, लेकिन वो सही समय पर वहां मौजूद होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और संकेत दिया कि तेहरान की स्थिति इस समय काफी कमजोर है। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर अमेरिकी प्रशासन का रुख दोहराते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं का हवाला देते हुए ये भी दावा किया कि ईरान रणनीतिक रूप से बेहद कमजोर स्थिति में है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को ऐसी स्थिति में ला दिया है जिसे पहले कोई भी कभी नहीं ला पाया था। ये काम दूसरे राष्ट्रपतियों को 47 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि वो जानते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम कहाँ है। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान को आधिकारिक रूप से संवर्धित यूरेनियम की लोकेशन बतानी होगी। राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि वो जल्द ही ईरानी अधिकारियों से बात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान ईरान के परमाणु प्रोग्राम के संबंध में चर्चा की जा सकती है। दरअसल IAEA के मुताबिक ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम है। हालांकि इस यूरेनियम से फिलहाल हथियार नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके संवर्धन का स्तर बढ़ाने पर यह वेपन ग्रेड का बन सकता है। करीब 90% तक संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाए जा सकते हैं। अमेरिका ईरान से बहुत लंबे समय से ये संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए दबाव बना रहा है।
अमेरिका की शर्त है कि या तो ईरान इसे अमेरिका को सौंप दे या फिर इसे डाइल्यूट कर दे, जबकि ईरान अब तक इस पर राजी नहीं है। खबरों के मुताबिक शुरू में ईरान ये संबंधित यूरेनियम रूस या चीन को देने पर राजी हो गया था। हालांकि ईरान हमेशा से ही दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अगर परमाणु हथियार बनाने की मंशा नहीं थी तो फिर संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि नागरिक कार्यों के लिए तो इतना संवर्धित यूरेनियम नहीं चाहिए होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अमेरिका अपनी जीत का दावा भले ही कर ले, लेकिन वास्तव में इस जंग में ईरान ही सरताज बनकर उभरा है, जिसने जंग भी अपने तरीके से लड़ी और समझौता भी अपनी शर्तों पर ही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बताती हूं कि अमेरिका और ईरान डील में किन किन मुद्दों को लेकर के दरार आती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम ही है, जो कि शुरुआत से ही मुद्दा बना हुआ है। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान ने परमाणु केंद्रों के निरीक्षण की इजाजत दे दी है, जबकि ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है। अमेरिका ने फिर दावा किया कि IAEA के निरीक्षक ईरान के परमाणु केंद्रों की जांच कर सकेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हमने इससे साफ इनकार कर दिया है, हमने कोई अनुमति नहीं दी है। दूसरा मुद्दा क्या है इनका? फ्रीज फंड का। अमेरिका की तरफ से ईरान को 6 अरब डॉलर से खरीदे जाएंगे कृषि उत्पाद, ये कहा गया, लेकिन ईरान अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपनी राशि को खर्च करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है दरअसल कि वो उसे पूरा पैसा ना दे, अनाज या कृषि से संबंधित कुछ और चीजें दे दे। अमेरिका का दरअसल ये मानना है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में हो सकता है। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि जो पैसा है वो हमें दिया जाए। अमेरिकी कृषि उत्पाद ये खरीदेंगे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हमारा केंद्रीय बैंक जरूरत के मुताबिक इसका फैसला करेगा। मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के दोनों देशों के बीच में क्या दिक्कतें हैं? तो मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत की तैयारी है, अमेरिका ने यह कहा। ईरानी मीडिया ने कहा कि यूएस के दावे गलत हैं। ईरानी मीडिया ने इसका सीधे सीधे खंडन कर दिया। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ है अमेरिका। और दूसरी तरफ ईरान का क्या रुख है? ईरान सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है, तो ये उनकी तैयारी है। दोनों ही देशों के बीच में बातचीत का मसौदा तैयार हुआ, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत होने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि MOU साइन होने के बाद क्या इसे लागू दोनों देश मिलकर के करवा पाएंगे या फिर से एक नई जंग की पटकथा लिखना शुरू कर देंगे। और अब एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं, जो ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली है। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर की तरफ से दरअसल बड़ा दावा किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब तक पूरी क्षमता का हमने इस्तेमाल तक नहीं किया। ईरानी कमांडर ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि हमने पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पूरे युद्ध के दौरान इसी बात को दोहराया गया है कि हम अभी तक अपनी अधूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। 50% मिसाइलें अभी भी मिसाइल सिटी में पड़ी हुई हैं, और यही बात फिर से ईरानी कमांडर दोहरा रहे हैं। और उन्होंने यहां तक आगे बढ़ के कह दिया कि इस बार पहले से भी बड़ा पलटवार होगा। ईरान सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है और बता रहा है कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तैयारी हमारी भी पूरी है। सीज फायर जो हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि चुपचाप से बैठे रहे, बल्कि इसलिए हुआ था ताकि हम अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर सके, और हमने कर लिया। अब इसी बात का दम दिखा रहा है ईरान और कह रहा है कि हम इसके बाद अगर अमेरिका ने पलटने के बारे में भी सोचा तो और बड़ा पलटवार करने वाले हैं। अभी तक हमने जो युद्ध लड़ा वो पूरी क्षमता के इस्तेमाल के साथ लड़ा ही नहीं है। तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, किया जा रहा है। अभी भी यानी आगे आने वाले वक्त में अगर ये MOU साइन नहीं किया गया तो सीधे सीधे हमले की तैयारी दोनों देश करके बैठे हुए हैं। अब ईरान को लेकर के इटली की PM मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज से टोल वसूलने हम नहीं दे सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने सीधे कह दिया कि हम कोई टोल नहीं देने वाले हैं, और ऐसा हुआ तो सभी स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट हथियार बन जाएंगे। यूएस और इटली के रिश्ते आपसी सहयोग के आधार पर बने। मेलोनी ने साफ इनकार कर दिया है कि इटली हॉर्मुज से गुजर करके वहां से कोई टोल नहीं देने वाला, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में जितना भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट है वो आप ये समझ लीजिए कि
हमेशा के लिए दूसरे देशों को भी एक हथियार दे देगा, हाथ में थमा देगा कि अपना दबदबा कायम करना है तो इन स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट पर अपने हिसाब से ऑन ऑफ वाला एक स्विच लगा दीजिए। जब मन मर्जी होगी तब खोल देंगे, जब मन नहीं होगा तब उसे बंद कर देंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम वहां से पैसे भी वसूलना शुरू कर देंगे। जॉर्जिया मेलोनी इसका सीधे सीधे खंडन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि गुजरेंगे भी और पैसे भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी दी है अमेरिका को और कहा है कि आप अगर इस बार पलटे तो जंग और भीषण होगी, आपको इसका और खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि हमारी तैयारी अब पूरी है और हमने अपनी क्षमता का इस्तेमाल तक नहीं किया है। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है। तो ये अभी भी जब सब कुछ हो जाने के बाद वाली स्थिति है, तो आप समझिए कि ईरान जैसा हुआ करता था, अमेरिका जो युद्ध के पहले हुआ करता था और इजराइल जो युद्ध के पहले हुआ करता था, उसे नॉर्मल होने में और कितना वक्त लगने वाला है। 18 तारीख को G7 के मंच से हस्ताक्षर करके दुनिया भर में यह ऐलान किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, चीख कर चिल्लाकर डील साइन हो गई है। डील साइन हो गई है लेकिन डील लागू नहीं हुई है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बातचीत हुई 18 घंटे तक, उसके बाद भी ढाके 3-0 बात वाली स्थिति है। लेकिन अब आगे क्या सच में ईरान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं वो उसे इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर अमेरिका जैसा कह रहा है कि इस बार हम बड़ी सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं, वो उस पर आगे बढ़ने वाले हैं। ये जो ढाक के 3 बात वाली स्थिति इनके बीच में बनी हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया फंसी हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज जब ब्लॉक था तो दुनिया भर में 1.15 अरब बैरल तेल गायब हो गया मार्केट से। वो वहां तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि हॉर्मुज ब्लॉक था। और जब ये तेल वहां से पहुंचना शुरू होगा अलग अलग देशों तक, तो एक बात तय है कि आपकी गाड़ी में पड़ने वाला डीजल पेट्रोल महंगा होने वाला है। उसके बाद भी इस समझौते से दुनिया को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हॉर्मुज से जहाज निकलने शुरू हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, संख्या भी बढ़ने लग गई है, 35 हो गई है। लेकिन जो स्थिति पहले बनी हुई थी, क्या वो स्थिति फिर से बनेगी? हॉर्मुज से क्या जहाज बिना पैसे दिए आगे बढ़ पाएंगे? टोल दिए हुए नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ओमान और ईरान तो बैठ करके ये तय कर रहा है कि कितना हमें यहां से पैसा वसूलना है हर एक जहाज से। मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ही ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका की ओर से एक भी गोली चली तो अंजाम पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा। अमेरिकी सैन्य बेस से लेकर के खाड़ी देशों के अहम ठिकाने तबाह होंगे, इजराइल नेस्तनाबूद होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। हालात ऐसे हो गए हैं कि खाड़ी देश अमेरिका का ही साथ छोड़ने लगे और अब अमेरिका के विदेश मंत्री एक बार फिर से खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। माना यह जा रहा है कि वो अमेरिका की ओर से उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस मिडिल ईस्ट को ईरान ने तबाह किया, वही मिडिल ईस्ट अब ईरान को पैसे दे दे। Iran cannot have a nuclear weapon, if that's okay. अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले ही महीनों तैयारी की। खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य बेस से लेकर अपने मित्र देशों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बॉम्बर, फाइटर जेट्स और दूसरे सैन्य साजो सामान तैनात किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में थार्ड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए। इजराइल की सुरक्षा में तो थार्ड और पैट्रियट के साथ ही डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए। लेकिन ईरान ने ऐसा बवंडर मचाया कि मिडिल ईस्ट थर्रा उठा। ईरान के ड्रोन और मिसाइल कहर बनकर टूटे। अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल्स ने अमेरिका की महंगी मिसाइल्स का शिकार किया।
और उनकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं रह गई। जंग के दौरान हालात ऐसे हो गए कि खाड़ी देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बहरीन और सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन और अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। जिसके बाद मजबूरन अमेरिका को अपना कुछ साजो सामान शिफ्ट करना पड़ा। ओमान ने भी ईरान के हमले झेले, लेकिन आज ओमान भी ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी हॉर्मुज में जहाजों से वसूली गई फीस का हिस्सा लेने को तैयार दिख रहा है। यूएई कहने को तो अब्राहम अकॉर्ड का एक अहम किरदार है, वो इजराइल का करीबी देश है, लेकिन फिलहाल वो भी ईरान के साथ करीबी बढ़ाता दिख रहा है। इन सभी देशों को ईरान से दुश्मनी लेने पर एक बार फिर हमले झेलने और अपने तेल और गैस के कारोबार को नुकसान होने का डर सता रहा है। या यूं कह लें कि अब इन्हें अमेरिका पर भरोसा ही नहीं रह गया। दरअसल युद्ध के दौरान अमेरिका के हथियारों को तो नुकसान हुआ ही, सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को हुआ। खाड़ी देश भी देख रहे हैं कि युद्ध के दौरान ट्रंप की अपील पर भी नेटो देश उनकी मदद को नहीं आए, यानी ट्रंप अकेले पड़ गए। ऐसे में खाड़ी देशों ने चुपचाप ईरान के पाले में खिसक लेना बेहतर समझा। माना जा रहा है कि मार्को रूबियो का दौरा खाड़ी देशों में अमेरिका के प्रति भरोसा जताने के काम से जुड़ा हो सकता है। दरअसल मार्को रूबियो 3 दिनों के मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। इस दौरान वो यूएई, कुवैत और बहरीन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ईरान को हुए नुकसान के लिए एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम चला जाना है, जिसके लिए 300 अरब डॉलर की जरूरत की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि मार्को रूबियो मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान इस राशि को लेकर चर्चा कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो अमेरिका विदेशी कंपनियों को ईरान में निवेश के लिए जरूरी लाइसेंस और दूसरी मंजूरियां दे सकता है। यानी ईरान को वो राशि सीधे कैश के रूप में ना मिलकर निवेश के रूप में मिल सकती है। खाड़ी देशों को एक आशंका ये भी है कि अगर ईरान को सीधे पैसे दिए गए तो वो उनका इस्तेमाल जनता के लिए करने के बजाय हथियार और मिसाइल्स बनाने में कर सकता है। जो एक और तो ईरान की सेना को मजबूत करेंगे, दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सी संगठन को ताकतवर बनाएंगे। ईरान के प्रॉक्सी संगठन बीते लंबे समय से मिडिल ईस्ट देशों के टेंशन रहे हैं, फिर चाहे यमन में मौजूद हूती आतंकी हों या लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकी। अमेरिका अपने सहयोगी देशों का भरोसा जीतने का प्रयास चाहे जितना कर ले, लेकिन वास्तविक हालात ये हैं कि इस जंग में ईरान ने मिडिल ईस्ट देशों पर इतना बारूद बरसाया है कि वो निकट भविष्य में तो ईरान के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। और तो और अमेरिका भी ये समझ चुका है कि ईरान से जीत पाना फिलहाल उनके बूते के बाहर की बात है। और अब बात करेंगे यूक्रेन और रूस की, क्योंकि यूक्रेन का रूस के खिलाफ एक बार फिर से नया स्वदेशी हथियार बन चुका है और रूसी सेना पर स्वदेशी ग्लाइड बम से अटैक कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ स्वदेशी हथियार अपना लिए हैं, हमला भी कर दिया है।
MiG-29 विमानों से उसने ग्लाइड बम गिरा दिए हैं। अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ये पिछले 3 दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन रूस को तबाह करने पर तुला हुआ है। अब यूक्रेन का रूस के खिलाफ एक नया स्वदेशी हथियार भी उतर आया है, जिसका नाम ग्लाइड बम बताया जा रहा है, जिससे अटैक भी कर दिया गया है। और MiG-29 विमान से जब ये ग्लाइड बम गिराए गए हैं तो ये पूरा इलाका धुएं के गुबार से सन चुका है। सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। MiG-29 का इस्तेमाल किया गया, ग्लाइड बम गिराए गए और ये जगह पूरी तरीके से तबाह। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं, जहां यूक्रेन पर इसी तरीके से अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन का रूस के क्रीमिया पर भी एक बड़ा अटैक देखने को मिल गया है। यूक्रेन भी हमले का शिकार है तो रशिया भी। ड्रोन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस दौरान निशाना बना दिया गया है। तो दोनों ही देश एक दूसरे पर 4 साल बीत जाने के बाद भी उसी फ्रीक्वेंसी से हमला कर रहे हैं, जैसा उन्होंने फरवरी 2022 में करना शुरू किया था। यूक्रेन का रूस के क्रीमिया पर बड़ा अटैक देखने को मिला। उसने ड्रोन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तब तस्वीरें देखिए कैसे ये जगह पूरी तबाह हो गई है। इसके अलावा बालाक्लावा थर्मल प्लांट की ओर उड़ते हुए कई ड्रोन देखे गए। सेवेस्तोपोल के बड़े इलाके में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। तो ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही है, ज्यादा से ज्यादा हमले हो रहे हैं और दोनों ही देश कर रहे हैं एक दूसरे पर। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव, हालांकि शांति के प्रयास भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप की धरती बारूदी बारिश से धधक रही है। ज़ेलेंस्की लगातार रूस पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे उनका साथ यूरोपीय देश भी दे रहे हैं, जिसके बाद यह भी आशंका है कि पुतिन का क्रोध अब यूरोप से भी प्रतिशोध ले सकता है। रूस के क्रीमिया में ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन ने एक ही रात में क्रीमिया के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इन हमलों में रूस की सैन्य और ऊर्जा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार हमले में 3 क्रूज मिसाइल लॉन्चर, 4 एयर डिफेंस सिस्टम, केच में स्थित एक बड़ा तेल डिपो, गैस वितरण स्टेशन, बिजली सब स्टेशन जैसे अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। यानी सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक और ऊर्जा नेटवर्क को भी एक साथ झटका देने की कोशिश की गई। यूक्रेन ने क्रीमिया के अलावा डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज्जिया और खैरसान में बिजली सब स्टेशन, गैस नेटवर्क और ड्रोन ट्रेनिंग स्कूलों को टारगेट किया। यह भी बताया गया कि यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी रूस में एक सैन्य कारखाने को निशाना बनाया, जो रूसी मिसाइलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करता था। रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया। मॉस्को के कपुतन्या में मौजूद एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर लगभग 200 ड्रोन से भीषण हमला किया गया। रिफाइनरी के स्टोरेज टैंकों में हुए धमाकों के बाद आसमान में गहरे काले धुएं का गुबार छा गया। मॉस्को के कई रिहायशी इलाकों में काली बारिश या ऑयल डस्ट जैसी स्थिति देखी गई। सुरक्षा कारणों से मॉस्को के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई या रोक दी गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी हिस्सों और मिसाइल प्लांट पर भी प्रहार किया। यह भी बताया गया कि यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी रूस में एक सैन्य कारखाने को निशाना बनाया, जो रूसी मिसाइलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार करता था।
रिपोर्ट्स कहती है कि यूक्रेन ने अपने बेहतरीन ड्रोन्स के माध्यम से सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर स्थित ट्यूमेन क्षेत्र की तेल रिफाइनरी पर भी सटीक निशाना साधा। यूक्रेन के भीषण हमलों के जवाब में रूस ने भी जबरदस्त अटैक किए। रूस ने यूक्रेन की कीव, पोल्टावा और ओडेसा समेत यूक्रेन के कई शहरों पर सैकड़ों मिसाइलें और ग्लाइड बम बरसाए, जिससे वहां के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के भीषण पलटवार में उसे यूरोपीय देशों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो अब पुतिन का गुस्सा भड़का रहा है। और अब पुतिन न केवल यूक्रेन को बल्कि यूरोपीय देशों पर भीषण हमले कर सकते हैं। पुतिन ने कुछ दिन पहले ही यूरोपियन यूनियन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि पश्चिमी देश अब सिर्फ यूक्रेन की मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब सीधे तौर पर रूस के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए लगातार अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने यह बड़ा दावा रूस के भावी मिलिट्री कमांडर्स के सामने किया। मॉस्को में रूस की उच्च सैन्य शिक्षण संस्थानों से ग्रेजुएट हुए छात्रों के साथ एक अहम बैठक चल रही थी। इस दौरान नए अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाए। पुतिन ने कहा कि खुद को लोकतांत्रिक बताने वाला पश्चिम पहले रूस के खिलाफ खतरे पैदा करता है, जिसके कारण रूस को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। इसके बाद वही देश रूस पर हर तरह के आरोप लगाते हैं ताकि अपनी आक्रामक नीतियों और कदमों को सही ठहरा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर से बनाए गए नियम असल में दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करते। बयानों से साफ लग रहा है कि पुतिन का अगला निशाना यूरोपीय देश ही हो सकते हैं। पुतिन इससे पहले भी यूक्रेन के कई शहरों में बवंडर मचाकर यूरोप को संदेश दे चुके हैं। इसके अलावा वो यूरोपीय देशों की सीमा में ड्रोन घुसपैठ कराकर या उनकी जलीय सीमा में घुसपैठ करा चुके हैं। और अब खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हुई है, जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि नेवी के बड़े विस्तार की तैयारी है। उत्तर कोरिया हर साल युद्धपोत बनाएगा। नेवी को आधुनिक बनाने का, परमाणु शक्ति से लैस करने का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उत्तर कोरिया की तरफ से हाल फिलहाल में बहुत सारे परीक्षण किए गए, जिसमें तानाशाह किम जोंग उन खुद नजर आए। अब उनकी तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है कि नेवी के बड़े विस्तार का हम ऐलान कर रहे हैं और हम अब हर साल इसी तरीके से युद्धपोत बनाने वाले हैं। तो ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।